हाय एवरीवन। विंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, आदाब। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ईश्वर से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। मेरे जितने भी साथी हैं उनको अपनी मंजिल मिले, उनको अपनी सरकारी नौकरी मिले। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में साथियों एक और मोटिवेशनल कोर्स आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनेगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आपके पास में जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए। कहता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने ठान लिया अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, तो आपको हारना नहीं है, अपनी मंजिल को पा करके रहना है। समस्याएं आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्याओं से निपटना ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। इस समस्याओं को निपटना है हमें, समस्याओं को खत्म करना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का रहना है। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। मेरे साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 8 जून 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास से पहले हम ब्रह्मास्त्र लेंगे। ब्रह्मास्त्र के अंदर हम आज चर्चा करेंगे भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे संघ शासित क्षेत्र, उसके बाद में नागरिकता और मौलिक अधिकार। आज के सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले। ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। चलिए भाग 1 आर्टिकल नंबर भाग 1 की बात करते हैं। सबसे पहले किसके अंदर? भाग 1 के अंदर क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 1 के अंदर ही उनके पास में टुकड़े हैं। भाग 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग बात करेंगे। कहां तक? 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हम बात करेंगे भारत का संघ शासित क्षेत्र के बारे में। भारत के संघ शासित क्षेत्र के बारे में आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। जिसके अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। ये एक ऐसा संघ है जिसके अंदर आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जाना तो है ही नहीं है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग अखंड भारत। क्या कहते हैं इनको हम लोग? अखंड भारत। अखंड भारत की बात है तो अखंड भारत आर्टिकल नंबर 1 के अंदर दिखाई देती है। अखंड भारत का मतलब है कि इसके अंदर आपको अलग होने का कोई विकल्प ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ये पॉइंट आप लोग आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ये बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश अथवा उसका गठन कर सकती है। संसद के पास में ये शक्ति है कि वो नए राज्यों को भारत के अंदर प्रवेश करवा सकती है, उसका गठन कर सकती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही हम लोगों ने सिक्किम को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाया था। किसको? सिक्किम को। कब बनाया था? 1975 के अंदर बनाया था और 35वें संविधान संशोधन के तहत इसको तो शामिल करने की बात की, लेकिन 36वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया।
इसको राज्य का दर्जा हम लोगों ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी कि आर्टिकल नंबर 2, संसद चाहे तो किसी नए क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल कर सकता है। अगर श्रीलंका चाहे कि हमें भारत के अंदर शामिल कर लो तो हम लोग कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। बांग्लादेश चाहता है कि हम भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो हमारी संसद क्या कर सकती है, उसको अपने अंदर ले सकती है, अपने राज्य का एक हिस्सा बना सकती है आर्टिकल नंबर 2 के तहत। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला नंबर देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। यानी कि इस संबंध में राज्य विधानमंडलों का कोई शक्ति नहीं। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि भारत के अंदर जो संसद है ना, वो चाहे तो किसी भी राज्य का बंटवारा कर सकती है, उसके नाम के अंदर परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र के अंदर परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का दायरा बढ़ा सकती है, छोटा कर सकती है। ये शक्ति किसके पास में? केंद्र के पास में। केंद्र में अंदर कौन बैठा हुआ है? हमारी संसद बैठी हुई है। ये पॉइंट ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 यही सारे पॉइंट से कहता है, इनके बारे में भी आप लोग विशेष रूप से क्या रखना, आप लोगों को ध्यान में रखना। चलिए आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्य के पुनर्गठन की शक्ति विधेयक को संसद के साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसे तो संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 4 इतना सिंपल है। आपको सिंपल भाषा का बताओ, किसी भी नए राज्य को भारत के अंदर शामिल करना या एक राज्य के 2 बंटवारे करना, जैसे कि आंध्र प्रदेश के बंटवारा करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। उसी प्रकार आर्टिकल 4 कहता है आपको इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल काम है ये, किसी भी राज्य का बंटवारा करना, उसके क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करना। इसके अंदर साधारण बहुमत से आप लोग ये पारित कर सकते हो। ये पॉइंट इसके अंदर आर्टिकल नंबर 4 के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्टिकल नंबर 1 यानी कि राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया। 28 राज्य है और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों को भारत के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है हमारी संसद चाहे तो, जिस प्रकार से सिक्किम को किया था। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? राज्य के अंदर क्या है? राज्य के अंदर संसद चाहे तो वो अपने 2 राज्यों का बंटवारा, पुनर्गठन, नाम के अंदर परिवर्तन वगैरह कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है। आर्टिकल नंबर 4 कहती है कि इसके अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई नाम के अंदर परिवर्तन है, किसी राज्य को नए मिला रहे हो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत की जरूरत है, ज्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमने साधारण बहुमत से क्या इसको क्या है, भारत के अंदर वापस एक राज्य का यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का हम लोगों ने दर्जा दिया था। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए चलिए अगर आगे बात करते हैं हम लोग नागरिकता के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमें नागरिकता के बारे में बात करते हैं। भारत के अंदर की नागरिकता कैसी है? भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। आपके राज्य के अनुसार दोहरी नागरिकता नहीं है, आपको इकहरी नागरिक, आप भारतीय नागरिक है। कौन से? भारतीय नागरिक है, लेकिन आप राजस्थान के निवासी है या उत्तर प्रदेश के निवासी है, लेकिन राष्ट्रीयता या फिर नागरिकता किसकी है? आपके पास में भारतीय नागरिकता है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक बात की गई है, इनके बारे में भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? यह लेख संविधान के प्रारंभ होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय से नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान करती जाती है जिनका भारतीय क्षेत्र के अंदर अधिवास हो यानी कि निवास हो, और उसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के अंदर निवासी हो, वो ही क्या होंगे? भारतीय निवासी होंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना। जल्दी से सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान के अंदर चले गए, उनके लिए नागरिकता की बात कही कि उनकी नागरिकता खत्म हो गई। लेकिन आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 कहता है कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत के अंदर थे, जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय क्या है, वो पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, लेकिन वहां पर उनके साथ में कोई अच्छा नहीं लगा, वहां पर प्रताड़नाएं मिली या फिर उनको वहां पर कोई स्कोप नहीं मिला, तो भी फिर से वापस भारत के अंदर आ गए। तो उनको भारतीय नागरिकों को क्या, प्रवासी भारतीयों को क्या है, नागरिकता देने का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को क्या है, नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे एनआरआई हो गया। ठीक है, इस यह लेख रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए अधिकारों से संबंधित है। ये पॉइंट ध्यान रखना। 6 महीने से अलग अब अधिक समय तक अगर बाहर रहते हो तो इसके अंदर एनआरआई वगैरह लगता है, लेकिन 6 महीने से अगर पहले तक आप लोग बाहर रहते हो विदेश के अंदर, तो आप लोगों को एक पर्यटन के रूप में माना जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? अगर आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 9 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई ऐसा देशद्रोही काम न कर दे।
जैसे कि चाइना और भारत के मध्य युद्ध हो रहा है और उस समय आप चाइना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, ठीक है। और और भी सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों की है नागरिकता छीनी जा सकती है ऐसा अन्यथा काम करने पर। आर्टिकल नंबर 10 कहता है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता के संबंधित भी कानून है, कौन बनाती है? संसद बनाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था? नागरिकता जो अधिनियम है 1955 के अंदर आया था। यह नागरिकता से संबंध में जो अधिनियम है, कानून है, पहली बार कब आया था? 1955 के अंदर। इसके अंदर पहली बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ 1986 के अंदर, उसके बाद 1992, 2003, 2015, 5, 2015, 2019 के अंदर हुए थे। ये नागरिकता के अंदर संशोधन हुए, ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहली बात क्या की, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपने बारे में कुछ लिखो तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर हम इतने परिवार के इतने लोग रहते हैं, यानी कि पहले क्षेत्र की बात होगी, उसके बाद में बताएंगे कि हम परिवार के अंदर इतने लोग हैं, इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। फिर कि यहाँ रहने वाले हमारा जो अधिकार है वो अधिकार क्या हो गए, राज्य हमारे ऊपर कौन कौन से जो अधिकार है जो हमारे पास में है, ठीक है। फिर कहेंगे कि राज्य का क्या कर्तव्य है, वो होगी मौलिक नीति निर्देशित तत्वों के बारे में बात करके, ठीक है। फिर वहां पर हमारा खुद के जो कर्तव्य है वो क्या होंगे। अब समझते पहली बात तो हमारे क्षेत्र के बारे में बात की। आर्टिकल नंबर 1 यानी कि संघ और उसका क्षेत्र की बात की जिसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, किसी नए राज्य को भारत के अंदर प्रवेश करवाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद चाहे तो किसी 2 राज्यों का बंटवारा कर सकती है, उसके नामों के अंदर परिवर्तन, उसकी सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 4 कहती है अगर नए राज्य का निर्माण या फिर उसके गठन करती है, उसके नाम के अंदर परिवर्तन, उसके साधारण बहुमत की जरूरत है। आर्टिकल नंबर 4। फिर हम बात करेंगे किसी नागरिकता के बारे में। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, जिस व्यक्ति का जन्म भारत के क्षेत्र के अंदर हुआ हो वो भारतीय नागरिक होगा। उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारतीय क्षेत्र में हो वो भारत का नागरिक हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से अगर वो भारतीय के अंदर रह रहा वो भी भारतीय नागरिक होगा। पॉइंट क्लियर। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, पाकिस्तान में पलायन करने वाले भारतीय नागरिक यानी कि उसकी नागरिकता, जो पाकिस्तान से वापस भारत के अंदर आए उसकी नागरिकता आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 8 एक बार थोड़ा-सा देखते हैं। हाँ, आर्टिकल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि प्रवासी भारतीयों के बारे में, जो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनके बारे में बात की। आर्टिकल नंबर 9 कहता है, आर्टिकल नंबर 9 के अंदर बात की गई है, अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि अगर आपने अन्यथा काम किया, देशद्रोही जैसा काम किया तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद क्या है, इसके बारे में क्या है, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, नागरिकता से संबंधित वो है संसद के पास में। आर्टिकल नंबर 11 कहता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे भाग 2 के बारे में। किसके बारे में, भाग सॉरी भाग 2 था नागरिकता से संबंधित, भाग 3 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, भाग 3 के बारे में, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को बारे में। मौलिक अधिकार हमें कहां से किस संविधान से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। पहला पॉइंट ध्यान रखना, किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये कौन से भाग के अंदर बात करते हैं, भाग 3 के अंदर है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से लेकर कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के कहां तक है, तो 35 तक है। 12 से लेकर के कितने तक है, 35 तक है। मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर कितने आर्टिकल थे, तो 7 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आर्टिकल है, इनके बारे में भी आप लोग विशेष रूप से क्या रखना है आपको, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है आपके पास में, 6 मौलिक अधिकार है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स हो गए। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये भी पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है। आर्टिकल नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका वो 19 से लेकर के 22 तक है। आर्टिकल नंबर की शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, जो है 23 से लेकर के 24 तक है। और धर्म के संबंधित जो भी स्वतंत्रता है आपकी वो है 25 से लेकर के 28 तक की बात करेंगे। और शिक्षक से संबंधित जो भी अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 29 से 30 दो आर्टिकल ये हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर। फिर आपका, चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात 54, 24, 201 ध्यान रखना। कौन सा, 54, 24, 201
सबसे पहले यानी कि समानता का अधिकार के अंदर 5 अनुच्छेद बात करेंगे। फिर हमारे पास में स्वतंत्रता का अधिकार है जिसके अंदर 4 आर्टिकल के अंदर बात करेंगे। फिर धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 2 बात करेंगे। फिर हमारे पास में धार्मिक स्वतंत्रता तो 4 आर्टिकल। फिर हमारे पास में शिक्षा और संस्कृति के संबंधित 2 है। फिर हमारे पास में जो 0 का मतलब है जो हमने जो आपकी संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल नंबर 31 उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया और उसको आर्टिकल एक कानूनी अधिकार बना दिया 300 क के अंदर इसको जोड़ा गया है पॉइंट जगह ना। फिर आपको लोगों क्या आएगा 1 यानी कि आप लोगों के आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल नंबर 14 एक सकारात्मक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है समान है। आर्टिकल नंबर 14 एक प्रकार का सकारात्मक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो वे महिला है, चाहे पुरुष है, बच्चा है, चाहे वृद्ध है, चाहे कोई भी है, वो सभी कानून के समान क्या है, समक्ष क्या है मेरे प्यारे साथियों, सम्मान है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, ये हल्का सा थोड़ा सा नेगेटिव है। यह क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में केवल धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान के इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा, राज्य किसी के साथ में मूल वंश, जन्म, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने वहां पर एक शर्त रखी, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यहाँ पर ये वही बात हो गई, एक तरफ तो कह रहे कानून के अंदर सब समान है, लेकिन एक बार और कह दिया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, जो पिछड़े जाते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 15 के अंदर बात करेगी। 16 क्या कहता है, राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नौकरियों के अंदर नहीं किया जाएगा। समान लोगों को, जो भी महिला है चाहे पुरुष है, समान नौकरी, समान पद के लिए समान वेतन भी मिलेगा। लेकिन वहां पर सरकार ने कहा जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, महिलाएं हैं उनके लिए, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण प्रदान कर सकती है सरकार। आर्टिकल नंबर 16 कहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आपको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपके साथ में कोई छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो उस समय आपके साथ में क्या है, अगर व्यक्ति किसी के भी साथ में ऐसा करता है तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 17 है, यानी कि व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है उसके साथ कानूनी आधार पर वो दंडनीय होगा। आर्टिकल नंबर 18 संबंधित है किससे, आर्टिकल नंबर 18 किससे से संबंधित है, उपाधियों से संबंधित है। आप किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकते, महामहिम या फिर महाराजा, अधिराज, नवाब, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आप उपाधि धारण नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। लेकिन राज्य द्वारा सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय कोई भी उपाधि आप प्रदान नहीं कर सकती। आपने सोचा कि मैं सिंगापुर के अंदर है, वहां पर आप लोगों को कोई विशेष रूप से कोई उपाधि धारण की, आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के अंदर वो उपाधि धारण नहीं कर सकते, पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, सेना के अंदर जैसे परमवीर चक्र किसी को मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, परम मेजर का जो मेजर वगैरह का जो मिलता है, तो वो एक पद होता है, उसके तहत आप लोगों को क्या उपाधि मिल सकती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 19 ये है स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल नंबर 19 एक क्या कहता है मेरे प्यारे साथ, आपको बोलने का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 2 कहता है आपको शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए, कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप ऐसे मत समझिए आपके पास में डॉक्टर की डिग्री नहीं है और आप डॉक्टर बन गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको कोई भी व्यापार वगैरह आप लोग आजीविका के लिए चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी जो शर्तें हैं वहां पर शर्तें भी लागू होनी चाहिए, एक भी पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलोगे तो सब लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा इकट्ठी हो गई तो फिर आप उसका संघ बना सकते हैं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर उन्होंने कहा आपने संघ बना लिया तो संघ को किसी भी क्षेत्र के अंदर आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि आपको आवागमन की स्वतंत्रता है। फिर आपने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आपको कहीं पे गए और आपकी वहां पर जगह अच्छी लगी तो वहां पर निवास करने की स्वतंत्रता है। और 6 नंबर कहता है किसी भी जीवन, व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, वहां पर आप लोग कुछ भी कमा सकते हैं, पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा, अपराध करने के समय कोई कानून है उसके तहत मिलेगी, उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और उसके बाद मिलने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है,
ये किसी भी इस व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको निजता का अधिकार, आपको जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा अपना दायरा जैसे-जैसे अपना बढ़ा ही रहा है। आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर आप जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के अंदर भी समाप्त नहीं होते हैं। बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार एक प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार है आपका वो 20 और 21 से ये कभी भी समाप्त नहीं होते। पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 21 राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है इसके अंदर किया गया है। ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल 21 को जोड़ा गया था? 81वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के अंदर इसको जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन के अंदर इसको जोड़ा गया था 2002 के अंदर। पॉइंट ध्यान रखना इसके बारे में भी। आर्टिकल 22 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसके पास में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत में लेने का उसको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है? 24 घंटे के अंदर उसके दंड अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के पास में क्या है पेश करना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से फैसला लेने का भी अधिकार होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 22 कहता है। आर्टिकल नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में बात करते हैं। चलिए, आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम को प्रतिषेध है। किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी इसी प्रकार से जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ध्यान रखें। आर्टिकल 23 कहता है किसी के साथ में भी आप लोग बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करवा सकते, ठीक है? लेकिन आर्टिकल नंबर 23 ये भी कहता है कि राष्ट्रीय सेवा के लिए आप लोग को बाध्य किया जा सकता है। वहां पर जिस प्रकार से कोविड-19 आया था उस समय नर्सेज थी, जितने भी डॉक्टर थे वो छुट्टी पर नहीं जा सकते थे, उनको लिए बाध्य कर दिया गया था आपको राष्ट्रीय सेवा करनी है। पॉइंट के लिए आर्टिकल नंबर 23 24 14 वाला ध्यान रखना। 24 कौन सा वाला? 14 वाला, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको कारखाने या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पॉइंट ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक है। पॉइंट ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसे उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आपको अधिकार है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? आपने धर्म को माना, उसके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आपको उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति को अपने धर्म के संस्थान को ना करने का प्रशासन का अधिकार है। यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले धर्म को माना, उसका इंतजाम करने का स्वतंत्रता आपको लोग मंदिर मस्जिद वगैरह आप बना सकते हो, किस संस्थान को बना सकते हो। पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 26 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसने अपनी आय का जो विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय किया। यानी कि मेरे साथियों 27 क्या कहता है? मंदिरों के अंदर जो आप लोग दान देते हो ना, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जो भी डोनेशन मंदिर के ऊपर जा रहा है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी आप लोग डोनेशन दोगे उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 27 कहता है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। इसे शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 28 कहता है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बारे में, ठीक है? यह है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 और 30। चलिए अगर तो इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले इसको सुनते हैं। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि और संस्कृति के सुरक्षित रख सकता है और लाभ भाषा धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। पॉइंट ध्यान रखना। जो भी अल्पसंख्यक है, SC ST है, पिछड़ी जातियां हैं, उनके किसी भी प्रकार का उसके साथ में शैक्षणिक क्षेत्र पर यानी शिक्षा के क्षेत्र में उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसके प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकती। आर्टिकल नंबर 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना शिक्षण संस्थान अलग से लगा सकता है। क्यों? उसके लिए राज्य भी क्या करता है? सहयोग करता है। ये भी पॉइंट आप लोग विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आर्टिकल नंबर 32 और 226 ये दोनों क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंदर क्या है? आपके को अगर कोई भी मौलिक अधिकार आकर खत्म करता है, जो भी अगर कोई भी मौलिक अधिकार खत्म कर सकता है तो आप लोग कहां पर जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में कि ये व्यक्ति मेरा क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार छीन रहा है, ये मेरा अधिकार छीन रहा है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत।
32 के तहत आप लोग वहां पे जा सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार परीक्षा लेख है। ये कौन जारी कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपका जो हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्या रखना है, विशेष रूप से मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। क्या ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए? आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं हम लोग इसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 32 ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर, इनको क्या कहा था? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ये पॉइंट आप लोग, स्टेटमेंट आप लोग विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान रखना। चलिए आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अर्धसैनिक बलों तथा जांच अन्वेषण एजेंसियों के कार्मिकों को मौलिक अधिकार में संसद कटौती कर सकते हैं। जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके क्या है साथियों, उनके जो अधिकार है उसके अंदर कटौती कर सकती हैं। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान है। आर्टिकल नंबर 33 के तहत जो सुख सुविधाएं आप लोगों को नॉर्मली मिलती है, स्वतंत्रता, आप लोग कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, लेकिन ऑन ड्यूटी वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। इस प्रकार से उसके अंदर जो भी आपकी एजेंसी जो कार्मिक हैं उसके अंदर क्या है, संसद क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? विधि लागू होने पर संबंधित क्षेत्र में मौलिक अधिकारों की सती पूर्ति संसद द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को संदर्भ में संशोधन करने का जो अधिकार है भारतीय संसद को है, ऐसा अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है। पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है आर्टिकल नंबर 35 के तहत। यह मौलिक अधिकारों को केवल भारतीय नागरिक, तो भारतीय नागरिकों को मिलने वाले सिर्फ जो अधिकार है वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15 है, 16 है, 19 है और 29। ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें। चलिए